मुकेश जी, इंडियन पॉलिटी का ये लेक्चर नंबर कौन सा है, जल्दी से बता दीजिए। 19वां लेक्चर है। बच्चों मैं आपको बता दूं, यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम, जितने भी यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है उसमें पॉलिटी का जो सिलेबस है वो मैं कवर कर रहा हूँ। 18 लेक्चर पढ़ा दिए, सब पढ़ लीजिए। और 19वां लेक्चर आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपको बताऊंगा, सब समझ में आ जाएगा। और आज का हमारा विषय है उद्देशिका। हमारे संविधान का जो प्रियम्बल है, उद्देशिका या प्रस्तावना जो है, भैया कोई सी भी किताब आप उठा के देख लीजिए, पहला पन्ना उसमें उठाइए, पहले पन्ने पर आपको उस किताब की उद्देशिका लिखी होगी। मतलब वो बताने का प्रयास करेगा कि इस किताब का उद्देश्य क्या है, ये जो किताब आप पढ़ रहे हैं इसका मेन उद्देश्य क्या है, वो लिखा होता है। वैसे ही हमारे संविधान का पहला पन्ना आप खोलकर देखेंगे, उसमें उसकी प्रियम्बल लिखी हुई है, प्रियम्बल लिखा हुआ है, ठीक है, उद्देशिका लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ, उद्देशिका। और उद्देशिका हमने कॉपी कहाँ से किया है, मैंने पहले बता दिया आपको, अमेरिका से, यूएसए से हमने इसको कॉपी किया है कि संविधान की एक उद्देशिका होनी चाहिए, ये कंसेप्ट हमने अमेरिका से लिया है। और ऑस्ट्रेलिया से इसकी भावना कि उद्देशिका के अंदर जो कंटेंट है, मेन फीलिंग, जो जो शब्द हैं, जैसे पंथ निरपेक्ष, गणराज्य, ये जो शब्द हैं हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं हमारे संविधान की उद्देशिका है क्या, एक बार पढ़ लेते हैं, जनरली एक बार पढ़ लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। देखिए इसमें सबसे पहले हाईलाइट किया गया है, हम भारत के लोग। सबसे पावरफुल भैया आम जनता ही है। हमारे संविधान को जो शक्ति मिल रही है ना, वो जनता से ही मिल रही है। हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सॉवरेन कंट्री, मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या हो गया कि ऐसा देश जो पूरी तरीके से स्वतंत्र हो, अपने आंतरिक और बाहरी मामलों से किसी भी दूसरे देश पर डिपेंड ना हो रहा हो। हमें आंतरिक आंतरिक मामले कुछ भी अंदर करना हो, देश में कुछ भी राज्य गठन करना हो या कुछ भी करना हो, किसी विदेशी शक्ति से हमें परामर्श लेने की कोई जरूरत नहीं है। या किसी बाहर हमें हमला करना है या हमें कोई तंग कर रहा है, हमें उस पर आक्रमण करना है, तो इससे भी हमें किसी से परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हमारा देश है, ठीक है। समाजवादी, हमारा जो देश है समाजवादी, समाज को ध्यान में रखते हुए इसमें सारा चीज़ें हैं। समाजवादी नाम से पता लग रहा है, मतलब ऐसा देश है हमारा जिसमें जो भौतिक संसाधन है, जो महंगे संसाधन है, उस पर सरकार का कंट्रोल है, किसी निजी कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं है, और उनका उपयोग समाज के हित के लिए किया जाएगा। तो ये समाजवाद। पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, मतलब हमारा ऐसा देश है इसका खुद का कोई धर्म नहीं है, लेकिन इसके नज़र में सभी धर्म क्या है, समान है। इंडिया में जितने भी धर्म है सब इसके नज़र में समान है, लेकिन किसी भी धर्म को सपोर्ट नहीं करता या इसका कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये जो शब्द समाजवादी शब्द और पंथ निरपेक्ष शब्द और यहाँ पर अखंडता शब्द, ये जो तीन शब्द है ना, ये शुरुआत में जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, तब नहीं थे, इसको बाद में जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में तब जोड़ा गया इसको, ठीक है। लोकतंत्रात्मक हमारा देश है, एक लोकतंत्र और गणराज्य, ये सारी चीजें मैं बताता हूँ एक एक करके, पहले एक बार पढ़ लीजिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, ये 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। हमारे नागरिकों को किस प्रकार के न्याय देने की बात हो रही है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसके अलावा स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इसके अलावा समता, समानता किसमें, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए, ये तो सभी नागरिकों को न्याय दिए जाएंगे, इस प्रकार के स्वतंत्रता और समता। और उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन गया था, वो डेट लिखी हुई है, को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं, ये लिखा हुआ है।
अब इसमें एक एक चीज का मतलब समझिए। सबसे पहले हम बात करेंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका मीनिंग क्या है देखिए, जैसे मैंने बताया, पहले ये देख लीजिए कि समाजवादी पंथनिरपेक्ष अखंडता, ये शब्द है 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया। मैं एग्जाम की दृष्टि से बता रहा हूँ, एकदम मस्त तरीके सिंपल तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। तो ये समाजवादी शब्द जो है, पंथनिरपेक्ष शब्द है और अखंडता शब्द, ये कब जोड़े गए हैं? 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से, जो हमारे देश में इमरजेंसी का दौर था और इंदिरा गांधी सरकार थी, तब ये जोड़े गए थे। और 42वां संविधान संशोधन, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ठीक है, छोटा संविधान इसको कह देते हैं, 42वां जो संविधान संशोधन है, ठीक है। अब सबसे पहले बात हम करते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है। मैंने बता दिया कि भैया ऐसा देश जो अपने बाहरी और आंतरिक दोनों मामलों पर निर्णय के लिए लेने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है। हमें अपने देश के अंदर क्या करना है, देश के राज्यों का कितने बांटना है या 2 राज्यों को मिलाकर 1 राज्य कर देना है, उसके लिए हमें किसी तीसरी शक्ति का परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एक सॉवरेन कंट्री हैं, हम एक प्रभुता वाले देश हैं। और हमें बाहरी मामलों के लिए, जैसे हम पर कोई अटैक करता है तो हम बिना किसी से पूछे अटैक कर सकते हैं, उस पर जवाब दे सकते हैं। तो हम एक संप्रभुता वाले देश हैं, ठीक है। हमारा देश क्या है? समाजवादी है। ये दूसरा शब्द क्या है? समाजवादी है ना, समाजवादी। भारत को एक समाजवादी, हमारे देश में किस प्रकार का समाजवाद है? लोकतांत्रिक समाजवाद है, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है? हमारे यहाँ जो उत्पादन और वितरण के साधनों पर निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों पर अधिकार है। जो भी संसाधन है देश के, उस पर ज़्यादातर हमारा क्या, सरकार का अधिकार है। और उसका सरकार क्या करती है? हमारे लोगों के भले के लिए उपयोग करती है। ऐसा नहीं है कि हमारा पूंजीवादी देश है कि भैया जो जितने भी संसाधन है सब पर किसी न किसी कंपनी का अधिकार है, ऐसा नहीं है, ठीक है। और हमारे भारतीय समाजवाद का जो चरित्र है, जो नेचर है, वो गांधीवादी समाजवाद से मतलब मिलता जुलता है, गांधीवाद समाजवाद की ओर जुड़ा हुआ है। तो ये समझ में आ गया आपको कि समाजवादी है, ठीक है। इसके अलावा धर्मनिरपेक्ष है। हमारा देश क्या है? धर्मनिरपेक्ष, सेकुलरिज्म कंट्री है। इसका खुद का कोई धर्म नहीं है, इसके नज़र में सारे धर्म क्या है? बराबर हैं। हालांकि किसी धर्म को सपोर्ट नहीं करता, सब धर्म इसके नज़र में बराबर है, ठीक है। तो ये हो गया। लोकतंत्र, हमारा देश लोकतांत्रिक गणराज्य, एक गणतंत्र है ना, एक गणराज्य है। तो लोकतंत्र, डेमोक्रेटिक, इसका मतलब क्या हो गया? लोकतंत्र देश का मतलब क्या आ गया? जनता द्वारा जनता के लिए और जनता का शासन। हमारे जो लोग चुने जाते हैं वो जनता में से ही तो उठ के आते हैं। जो सरकारें होती हैं, सरकार के सदस्य क्या होते हैं? जनता से ही तो चुने जाते हैं और जनता के द्वारा चुने जाते हैं। तो हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। अब गणराज्य क्या हो गया? कोई देश गणराज्य है या नहीं, उसका पता अगर लगाना है तो आप देख लीजिए उस देश में जो सबसे ऊंचा पद है, जो सबसे सर्वोच्च पद है, क्या वो वंशानुगत है या निर्वाचन उसका हो रहा है? अगर निर्वाचन हो रहा है तो वो एक गणतंत्र होगा। हमारे देश में सबसे सर्वोच्च पद कौन सा है? राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति बताइए कैसे होते हैं? वो निर्वाचित होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि राष्ट्रपति का लड़का राष्ट्रपति बन जाएगा, नहीं ना। तो इसलिए हमारा देश गणतंत्र है। तो यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया होगा कि भैया हमारे देश में, हमारा देश कैसा है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथनिरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। और हमारे देश में जो नागरिक हैं उनको कई प्रकार के न्याय देने की बात की गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, मतलब उनके साथ सामाजिक, समाज में कोई अन्याय नहीं होगा। सभी जात धर्म के साथ समाज में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, उनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा। आर्थिक न्याय का मतलब क्या है? आर्थिक मतलब पैसे। जैसे कोई भी काम, सरकारी काम में आप लगे हों, चाहे किसी जात के, मैं भी किसी जात का, किसी धर्म का, सबको सेम सैलरी मिलेगी, लड़का हो या लड़की सेम सैलरी मिलेगी। तो इस प्रकार का ये आर्थिक न्याय से आप तुलना कर सकते हैं। राजनीतिक न्याय मतलब ऐसा नहीं है कि आप इस धर्म के तो आप वोट नहीं दे सकते, आप इलेक्शन में नहीं खड़े हो सकते, ऐसा नहीं है। तो आपके साथ
ये न्याय किया जाएगा। ये 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। स्वतंत्रता, हमारे नागरिकों को कई प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। वो जो कुछ स्वतंत्रताओं का जिक्र हमारे इस उद्देशिका में किया गया है। कौन कौन सा? विचार, अपने विचार प्रकट करने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। विश्वास, धर्म और उपासना, किसी भी धर्म में विश्वास रख सकते हैं, किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये सब हमें स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। हाँ। समता की बात की गई है, समानता, समता मतलब समानता की बात की गई है। अवसर की समता, प्रतिष्ठा, अपनी आप जो इंटेलिजेंट है वो दिखाने के लिए समान मौका मिलेगा सभी नागरिकों को। नौकरी आ रही सरकारी, सरकारी नौकरियों में जब फॉर्म भरते हैं, जो एग्जाम देते हैं, सबको समान अवसर दिया जाएगा। आप कहेंगे उसमें जात या धर्म के आधार पर आरक्षण भी है, लेकिन वो अलग मुद्दा है। वो जो पिछड़े हुए हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाने का एक जरिया है वो। ठीक है, वो आगे जब चैप्टर आएंगे संविधान में तो उसकी डिस्कस उसको करेंगे अच्छे से। और इसके अलावा ऐसा भी किया जाएगा कि हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता बनी रहे। और इसमें ये एक इंफॉर्मेशन दी गई, 26 नवंबर 1949, आपको पता लग रहा है हमारा संविधान बन गया था, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी को लागू हुआ 1950, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को हमने पहली बार स्वतंत्रता दिवस या पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था। अरे 1929 में लाहौर अधिवेशन कांग्रेस ने करवाया था, वहां पे डिमांड रखी गई कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। और अगले महीने लाहौर में ही 26 जनवरी को तिरंगा फहराया गया और घोषणा कर दी गई कांग्रेस के द्वारा कि हम हर साल पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे 26 जनवरी को। तब से लेकर हर साल 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज मनाया जाने लग गया। लेकिन देश हमारा 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया और 26 जनवरी का महत्व बना रहे, इसी कारण से 2 महीने संविधान जो बन गया था उसको रोके रखा और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये है, समझ आ गया? तो इसमें दिए गए सभी जो चीजें आपको पता लग गई। अब दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले आए हैं। अब इस प्रश्न का जवाब हमको मिल जाता है कि क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या नहीं। ये जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल, हमारे संविधान के पहले पन्ने पर है, क्या ये हमारे संविधान का हिस्सा है या नहीं? अगर ये प्रश्न उठता है तो उसका क्या जवाब है? ये एक डाउट था कि भैया प्रस्तावना हमारे संविधान का हिस्सा है या नहीं। तो समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए हैं, तो उस हिसाब से अभी हम निष्कर्ष निकालेंगे क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या नहीं। ठीक है, सबसे पहले समझिए बेरुबारी मामला 1960 में बेरुबारी केस, बेरुबारी वर्सेस संघ, ये जो केस आया था, जो मामला था बेरुबारी मामला, इसमें क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले की सुनवाई करते हुए जजमेंट एक दिया था कि भैया प्रस्तावना जो है ना ये संविधान का हिस्सा नहीं है। बेरुबारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रस्तावना है प्रियम्बल है, संविधान का हिस्सा नहीं है। तो कोई भी अदालत प्रस्तावना के आधार पर कोई जजमेंट नहीं दे सकती। कोई भी अदालत किसी मामले की सुनवाई कर रही है तो संविधान में उसको देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि प्रस्तावना से वो समझ के कुछ बातों को हिंट लेकर वो जजमेंट करें, नहीं। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है ही नहीं, ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन 1973, 13 साल के बाद जब केशवानंद भारती मामला आया, सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट पलट दिया। जो अपना जजमेंट दिया था, अपने बात से मुकर गई, उसने पलट दिया कि भैया नहीं, जो प्रस्तावना है संविधान का हिस्सा है। और यहीं पर बेसिक स्ट्रक्चर का रूल दे दिया कि भैया संविधान जो है ये प्रस्तावना का हिस्सा है, इसमें संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन ऐसा संशोधन नहीं किया जाएगा जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर से खिलवाड़ करे, जो मूलभूत ढांचा है। जैसे उसमें आप कहें समाजवाद शब्द वो हटा दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जो मूलभूत संविधान का हिस्सा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है,
तो बाकी प्रस्तावना में चेंज तो किए जा सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके बाद 1995 में एक केस आया था, केंद्र सरकार बनाम LIC केस, केंद्र सरकार वर्सेस LIC, ये केस आया था। इसकी सुनवाई करते हुए भी सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से अपने जजमेंट को दोहरा दिया, जो 1973 में कहा था कि हाँ भैया संविधान का हिस्सा है, प्रियम्बल संविधान का हिस्सा है। तो अब क्या निष्कर्ष निकलता है? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आज की डेट में जो प्रियम्बल है वो क्या संविधान का हिस्सा है? क्या कहेंगे आप? संविधान का हिस्सा है। वेरी गुड। अब प्रस्तावना क्या है? हमारे संविधान का ही हिस्सा है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है प्रस्तावना। अब इसके बाद हम संविधान में एंटर करेंगे, हमारे मेन संविधान, जिसमें आज देखेंगे नंबर वाइज तो 395 आर्टिकल है, लेकिन वैसे गिनती की दृष्टि में 450 से ज्यादा आर्टिकल हैं। उन सबको पढ़ेंगे और चैप्टर के माध्यम से पढ़ेंगे। संविधान में भाग नंबर वाइज देखेंगे, आज भी 22 ही हैं, आज भी 22 भाग हैं, लेकिन वैसे देखेंगे बीच में 9A जोड़ा गया है, 4A जोड़ा गया है, इन सबको मिलाकर 14A जोड़ा गया है, इन सबको मिलाकर 25 हो जाते हैं लगभग। ठीक है, उनको हम पढ़ेंगे। तो अब ही का एक किताब आप पढ़ रहे हैं, समझ लीजिए ग्रंथ पढ़ रहे हैं, पहला पेज आपने पढ़ा है बस उद्देशिका। अब इसके बाद सभी चैप्टर के रूप में आएंगे, संविधान के जितने भाग है चैप्टर के रूप में। पहले चैप्टर का नाम है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। अब हर चैप्टर में किताब में देखें कुछ ना कुछ कंटेंट होता है। अब कंटेंट क्या होगा? आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक की व्याख्या लिखी गई है। पहला चैप्टर संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, तो उसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक उसकी पूरी डेफिनेशन, व्याख्या लिखी है। फिर दूसरा चैप्टर शुरू होता है, ऐसे ही नंबर वाइज 22 चैप्टर तक हम जाएंगे। हमारा ये पूरा संविधान क्लियर हो जाएगा इसी में। ठीक है बच्चों, तो इसके जो क्लास नोट्स हैं वो श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर अवेलेबल। बेहतरीन क्लास नोट्स देख रहे हैं, बहुत बेहतरीन क्लास नोट्स है, सब कुछ आपको याद हो जाएगा। श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, SHRI स्पेस डालकर एजुकेशन, EDUCATION, या 7888774245 व्हाट्सएप नंबर है, इस पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपसे मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।